स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, हमने एज ऑफ एक्सप्लोरेशन के बारे में अच्छे से सुना है कि एज ऑफ एक्सप्लोरेशन में बहुत सारे एक्सप्लोरर्स जैसे कि क्रिस्टोफर कोलंबस कहीं पहुंच गए किसी नई जगह, किसी नए कॉन्टिनेंट पे, और वहां पे उसको कॉलोनाइज कर लिया कि आज से हम यहां पहले पहुंचे, ये कॉन्टिनेंट हमारा। कोई और कहीं और पहुंचा, उसने बोल दिया ये कॉन्टिनेंट हमारा, हमारी कंट्री का है। क्या ऐसा हो सकता है अब स्पेस के केस में कि कोई चांद पे पहुंच गया तो वो बोल दे कि चांद हमारा है, कोई मार्स पे पहुंच गया तो वो बोल दे मार्स हमारा है? वैसे तो नासा ही पहुंचा है सबसे पहले, तो नासा बोल दे या अमेरिका बोल दे कि आज से चांद हमारा हो गया या मून मार्स हमारा हो गया। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आउटर स्पेस ट्रीटी यहां पर है। तो आज के इस वीडियो में पहली चीज तो हम डिस्कस करने वाले हैं आउटर स्पेस ट्रीटी। क्या ऐसा नहीं हो सकता? कोई कंट्री ये क्लेम नहीं कर सकती किसी भी सेलेस्टियल बॉडी पे कि ये उसकी सॉवरेनिटी है यहां पर, क्योंकि उसने इसको डिस्कवर किया है। पहली चीज। दूसरी चीज, क्या कोई प्राइवेट कंपनी एक सैटेलाइट छोड़ती है और वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से टकरा जाए जाकर के, तो क्या हम उस प्राइवेट कंपनी को दोषी ठहरा सकते हैं? क्या उसको रिस्पॉन्सिबल मान सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई नेशनल स्पेस लॉ नहीं है। आउटर स्पेस ट्रीटी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो हमें नेशनल स्पेस लॉ की भी जरूरत है। तो आज के इस वीडियो का जो दूसरा कंटेंट होगा वो ये होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहली चीज है आउटर स्पेस ट्रीटी। क्या आउटर स्पेस ट्रीटी है? क्या इसके प्रोविजंस क्या है? तो पहली चीज तो ये कि आउटर स्पेस ट्रीटी जो है वो गवर्न करती है कि इंसान स्पेस में कैसा बिहेव करने वाला है। इंसान का मतलब कंट्रीज स्पेस में कैसा बिहेव करेगी। जैसे कि पहला, स्पेस इज द प्रोविंस ऑफ ऑल ह्यूमन काइंड। इसका मतलब ये है, प्रोविंस फॉर ऑल ह्यूमन काइंड मींस द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल कॉमन्स। स्पेस अलोंग विथ अंटार्कटिका एंड हाई सीज आर कंसीडर्ड एज ग्लोबल कॉमन्स। मतलब ये ऐसी चीजें हैं जो जिसपे पूरी ह्यूमैनिटी का हक है, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का हक नहीं है। अंटार्कटिका इज फॉर रिसर्च पर्पस, ठीक है? कॉलोनाइज नहीं करना है उसको जाके कि वहां पे भी, है ना, ह्यूमैनिटी का कोई भरोसा नहीं है। आर्कटिक पिघलने का वेट कर रही है कंट्रीज, स्पेशली चाहे वो यूएस हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, ठीक है, कि जल्दी से ये पिघले और हम इसके रिसोर्सेस को दबा दें। यस और नो? लेकिन स्पेस के केस में वैसा नहीं है, क्योंकि एक ट्रीटी है पर्टिकुलर, आउटर स्पेस ट्रीटी, जो उसको गवर्न करती है और बोलती है कि ये ग्लोबल कॉमन है। पहला। दूसरा, प्रोहिबिशन ऑन नेशनल एप्रोप्रिएशन। ऐसा नहीं है कि आप पहले चांद पे पहुंच गए तो आप बोल दोगे कि नहीं चांद तो हमारा हो गया, ऐसा भी नहीं है। तीसरा, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्टिविटीज। अब एक्टिविटीज चाहे किसी प्राइवेट कंपनी ने की हो, है ना, बहुत सारे स्टार्टअप्स आ गए ना स्पेस के क्षेत्र में भी, तो यहां पर यह नहीं होगा कि वो प्राइवेट कंपनी को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तीसरा पॉइंट। और चौथा, पीसफुल पर्पस ओनली। ऐसा नहीं है कि आपने वहां पे न्यूक्लियर वेपन छुपा दिए। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द स्पेस। ये 4 पॉइंट है। ये ग्लोबल कॉमन का भी कॉन्सेप्ट है। आप देख सकते हैं क्या क्या है, चाहे वो हाई सीज हो गए, ठीक है, या एयर एटमॉस्फेयर हो गया, या आउटर स्पेस हो गया, साइबर स्पेस हो गया, ठीक है। आर्कटिक पोल्स को वैसे मानते नहीं है क्योंकि इसके लिए कोई ट्रीटी नहीं है, अंटार्कटिका को माना जाता है, ठीक है। तो ये ग्लोबल कॉमन्स हो गए, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल कॉमन, ठीक है। स्पेस कहां से स्टार्ट होता है? वेयर डज स्पेस बिगिंस? तो एक होती है कार्बन लाइन, ठीक है, जो कि लगभग 100 किलोमीटर ऊपर के आसपास से स्पेस शुरू हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं, इज द आउटर स्पेस ट्रीटी इज सेल्फ एग्जीक्यूटिंग? ये जो ट्रीटी है, जो इंटरनेशनल ट्रीटी है, क्या ये सेल्फ एग्जीक्यूटिंग है? नहीं है। ये तो इंटरनेशनल कमिटमेंट है। इंडिया कमिटेड टू आउटर स्पेस ट्रीटी बिकॉज इंडिया साइंड दिस, बट फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दैट ट्रीटी डोमेस्टिक लॉ विल बी रिक्वायर्ड। और वैसा अभी तक कोई लॉ है नहीं, ठीक है। सो नो, आउटर स्पेस ट्रीटी इज नॉट सेल्फ एग्जीक्यूटिंग, पहली चीज। इंस्टेड it provides broad principles that countries must translate into own national laws to make them practical and binding at home. पहली चीज। दूसरी, ratifying the treaty is like signing the global promise but without a national law. No enforcement machinery. कोई ऐसी enforcement machinery नहीं है क्योंकि एक law नहीं है,
तीसरी चीज, फॉर इंस्टेंस इफ ए प्राइवेट इंडियन कंपनी वांट्स टू लॉन्च अ सैटेलाइट, द ट्रीटी रिक्वायर्स इंडिया टू सुपरवाइज, बट विदाउट अ डोमेस्टिक लॉ देयर इज नो क्लियर प्रोसेस ऑफ लाइसेंसिंग, सेफ्टी चेक्स और पेनल्टी फॉर वायलेशन, एंड दैट इज व्हाई इंडिया नीड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव स्पेस लॉ। आगे बढ़ने के पहले यहां पे एक जरूरी सूचना कि प्रतिज्ञा बैच जो कि अगस्त महीने में इवनिंग का जो बैच होता है वो शुरू हो चुका है, और सिमिलर बैचेस आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर 27 एंड 28, लेकिन जो 26 वाले हैं उनके लिए ये लास्ट चांस है। और लास्ट चांस है, क्यों चांस है? अगस्त आ गया यार, मेंस हो गया है अब तो, ठीक है। लास्ट ईयर मई में आपका एग्जाम होने वाला है प्रीलिम्स का, तो ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, और जो अभी भी जागे हैं उनके लिए ये सबसे अच्छा बैच है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाई द प्राइस इज मिनिमम, एंड यू कैन यूज दिस कोड SU लाइव कोड टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। यदि अगस्त महीने के बाद आप जागोगे 26 के लिए तो बहुत देर हो जाएगी, तो ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, और ये बैच शुरू होने वाला है 29 अगस्त से, तो ये लास्ट चांस है, तो ज्वाइन कर ही सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं कि ऐसी सारी PDF जहां पे यूपीएससी का अच्छा कंटेंट मैं खुद शेयर करता हूं, स्टडी IQ की टीम अपनी पूरी शेयर करती है, आप यहां से एक्सेस कर सकते हैं, इंक्लूडिंग दिस PDF एज वेल। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट दैट कंट्रीज इनेक्ट देयर ओन नेशनल स्पेस लेजिस्लेशन? क्यों जरूरत होती है? नेशनल स्पेस लेजिस्लेशन टर्न्स इंटरनेशनल प्रिंसिपल जैसे कि आउटर स्पेस ट्रीटी इनटू एक्शनेबल डोमेस्टिक रूल्स, क्योंकि अभी मिसिंग है, एनफोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है। कैसे? ऑपरेशनलाइज इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, इट गिव्स teeth to the TT by creating mechanism for licensing, oversight and liability। अभी नहीं है, अभी किसी प्राइवेट कंपनी का सैटेलाइट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से टकरा जाता है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, प्राइवेट कंपनी की नहीं होगी, पहली चीज। दूसरी, प्रोवाइड लीगल क्लैरिटी एंड स्टेबिलिटी, दिस अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फोस्टर इनोवेशन। इन्वेस्टर नीड प्रेडिक्टेबिलिटी, विदाउट क्लियर रूल्स स्टार्टअप हेजिटेट होंगे, सीधी सी बात है। तीसरा, एंश्योर सस्टेनेबिलिटी एंड सेफ्टी, क्योंकि लॉ कैन मैंडेट डेब्री मैनेजमेंट। यदि आपका सैटेलाइट डिसफंक्शनल हो गया है तो उसको आप वापस ले आओ या स्पेस में कहीं धकेल दो, ओके। मस्ट डीऑर्बिट आफ्टर यूज एंड प्रिवेंट इंटरफेरेंस विद द अदर नेशंस एसेट। एंड लास्ट, मैनेज लायबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज अ स्पेस ऑब्जेक्ट कॉजेज डैमेज, okay, the launching state is liable, national law shift this burden to the private company। अभी ऐसा कोई लॉ नहीं है। स्पेस डेब्रीज आप देख ही सकते हैं, 1957 में एकदम क्लियर था। 1957 स्पेशल क्यों है? क्योंकि रशिया ने अपना पहला सैटेलाइट भेज दिया था, और उसके बाद से लेकर के आज सिचुएशन ये हो चुकी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Who is responsible for the space junk? ये मैंने अलग से डाल दिया कि स्पेस डेब्रीज, स्पेस जंक, आप सब लोग जानते हैं स्पेस जंक क्या है, ठीक है। डिफंक्ट सैटेलाइट जो कि अब कोई यूज के नहीं रहे, वो सब घूम रहे हैं अलोंग विद सम अदर स्पेस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उन्हें क्या कहते हैं? स्पेस जंक कहते हैं। और स्पेस जंक क्यों बोलते हैं? क्योंकि यार ये क्या होता है कि ये कहीं पे जाकर के टकराएंगे ना, तो पहले तो इनका कोई यूज नहीं है, लेकिन ये फंक्शनल सैटेलाइट जिसमें आपने मिलियंस ऑफ रुपीस खर्च किए हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए हैं, उनको वेस्ट बना देंगे और बहुत सारी और स्पेस डेब्रीज जनरेट करेंगे जो कि बहुत तेज स्पीड से अर्थ के आसपास घूम रही होगी। तो वो आने वाले फ्यूचर मिशंस के लिए और ज्यादा खतरा है। आने वाले फ्यूचर मिशंस के लिए इंश्योरेंस, सेफ्टी वगैरह पे और ज्यादा आपको खर्च करने पड़ेगा, इसलिए इसे स्पेस जंक कहा जाता है। और कौन रिस्पॉन्सिबल है? रशिया, यूएस, चाइना, फ्रांस, जापान। इंडिया के सिर्फ 114 है, ठीक है। ये चीज है, ठीक है। ये हुआ स्पेस जंक की बात। और स्पेस जंक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक स्पेस डेब्रीज जो कि बहुत तेज स्पीड से घूम रही है अर्थ के आसपास, है ना, तो उसमें इतनी तेज स्पीड से यदि वो किसी छोटी सी दूसरे ऑब्जेक्ट से भी टकराती है तो मल्टीपल डेब्रीज जनरेट होती हैं और वो भी फिर उसी स्पीड से घूमने लग जाती हैं, ठीक है। और ऐसे कर करके क्या होगा? स्पेस डेब्रीज एक्सपोनेंशियली बढ़ेंगी। तो इस सिंड्रोम को कहा गया है कैसलर्स सिंड्रोम, ठीक है। ये हो गया दैट द रिस्क ऑफ इन ऑर्बिट कोलिजन एंड द अमाउंट ऑफ स्पेस डेब्रीज increases exponentially beyond a certain threshold. Such a scenario would make space exploration and even the use of artificial satellite almost impossible for the generations। बड़ा important hypothesis है ये,
ठीक है, अब क्यों स्पेस लेजिस्लेशन की और ज्यादा जरूरत है? क्योंकि पहले सिर्फ इसरो का काम था, है ना, मोनोपोली थी इसरो की, लेकिन फिर हमने क्या किया, हिस्टोरिक रिफॉर्म इन द स्पेस सेक्टर, स्पेस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन बढ़ा दिया गया। enable industry to be an important player in the global space economy। मैं बताऊंगा कि लगभग $600 बिलियन की ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी है, उसमें इंडिया का शेयर 2 से 3% है, और ये कैसे बढ़ा सकते हैं? प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के बाद। इस वजह से सेक्टर को ओपन कर दिया, अपॉर्चुनिटी फॉर लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट इन द टेक्नोलॉजी सेक्टर, enhanced socio-economic use of the space asset, newly created in space, that is Indian Space Promotion and Authorization Center and activities of New Space India Limited। ये दो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किए, एक तो इन स्पेस एंड NSIL will be extended to make space activities demand driven। तो ये मेजर रिफॉर्म हुए, और इसके बाद तो अब और ज्यादा जरूरत लगती है। इसरो का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डायरेक्ट किसके अंडर आता है? प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस स्पेस, ठीक है, स्पेस कमीशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, तो इसरो उसके अंतर्गत आता है। और इसरो के जितने भी सेंटर्स हैं, ठीक है, चाहे वो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हो या लिक्विड प्रपल्शन सेंटर हो, सब इसी हायरार्की के अंदर आएंगे। ठीक है, इन स्पेस यहां पर है, अंतरिक्ष और NSIL यहां पर है। ठीक है, ये पूरा प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन का मैप है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मेंस एग्जामिनेशन में जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये आपको पता होनी चाहिए 2-3 चीज, कि इन स्पेस जो क्रिएट किया है दैट विल लुक आफ्टर लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन। मतलब ये एक प्रकार की प्राइवेट सेक्टर रेगुलेटरी बॉडी है। जैसे हर एक सेक्टर में रेगुलेटरी बॉडी होती है ना, बैंकिंग सेक्टर के लिए RBI है, स्टॉक मार्केट के लिए सेबी है ना, वैसे ही स्पेस सेक्टर में जितनी भी प्राइवेट कंपनीज पार्टिसिपेट करेंगी उनके लिए जो रेगुलेटरी बॉडी है उसका नाम है इन स्पेस। ओके, कंप्लायंसेस टू इंटरनेशनल लॉज एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट, जो कि आउटर स्पेस ट्रीटी वाला भी है, वो इन स्पेस देखेगा। लॉन्च प्राइवेटाइजेशन एंड लॉन्च क्लियरेंसेस कौन देगा? मतलब बेसिकली RBI जो बैंकिंग सेक्टर में करती है, सेबी जो स्टॉक मार्केट में करती है, वही यहां पे स्पेस सेक्टर में इन स्पेस करेगी, पहली चीज। दूसरी, इसरो तो जो करता है वो करता आएगा, स्पेस पॉलिसी फॉर्मुलेशन, स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस एक्सप्लोरेशन वो करता रहेगा, लेकिन इसरो के द्वारा जो टेक्नोलॉजीज, जो सैटेलाइट बनाए जाएंगे या जो बनाए जा चुके हैं, इसरो के जो लॉन्च व्हीकल हैं, उनको कमर्शियलाइज करने का जो काम है वो NSIL करेगा। पहले अंतरिक्ष करता था, अब NSIL करेगा। ठीक है, दैट इज कमर्शियल ऑपरेटर, यूजर रिक्वायरमेंट्स, इंडस्ट्री इंटरफेरेंस, लॉन्च सर्विस, डेटा मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, प्रोडक्शन एंड टेस्टिंग कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, तो ये इंटरफेस के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो ये इंडिया का जो स्पेस इकोनॉमी है उसका एक स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि इसरो अपने आप में जायंट है ही, है ना, जिसका एक मोनोपोली था, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन अलाउ कर रहे हैं, हैंड होल्डिंग अप्रोच है, तो वो हैंड होल्डिंग करेगा कौन? अंतरिक्ष एंड NSIL, और उनकी लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट विल बी डेल्ट बाय इन स्पेस। समझ गए बात को? ओपनिंग ऑफ स्पेस सेक्टर, यही सारी बातें जो हैं यहां पे लिखी हुई हैं। और स्टार्टअप हम देख सकते हैं कि 2025 में 140 स्टार्टअप्स हैं जो स्पेस सेक्टर में काम कर रहे हैं। ओवरऑल स्पेस इकोनॉमी दुनिया की लगभग $600 बिलियन है। ठीक है, और इंडिया का शेयर लगभग 2 से 3% है, यूएस का 40% है। तो यहां पे हमारा जो टारगेट है लगभग 10% के आसपास का टारगेट है। सो व्हाट हैज बीन इंडियाज अप्रोच टू द स्पेस लेजिस्लेशन? इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस। हमने सबसे पहले बनाया सैटेलाइट कम्युनिकेशन पॉलिसी इन 97, देन रिमोट सेंसिंग डेटा पॉलिसी इन 2011 एंड 2013 में इंडिया ने अपनी इंडिया स्पेस पॉलिसी बनाई आफ्टर लिबरलाइजेशन ऑफ दिस सेक्टर। रेगुलेटरी बॉडीज एंड ये मैंने अभी बता दिया, इन स्पेस एंड NSIL। ongoing effort, a draft space activity bill was proposed but not enacted. Experts like Ranjana Kaul ये बोलती हैं कि Department of Space is meticulously drafting the overarching regulatory framework to incorporate treaties provision। और challenges क्या होंगे इसके? In space lacks statutory backing अभी भी, और इसी वजह से no clear FDI rule, IP protection, yet though 100% FDI is allowed in some of the areas automatically। ठीक है, तो एक यदि
कॉम्प्रिहेंसिव स्पेस लेजिस्लेशन बन जाता है, तो उससे ये जो बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं, चाहे वो इन स्पेस की स्टैट्यूटरी बेकिंग मिल जाए, क्योंकि ये रेगुलेटरी बॉडीज हैं, कल से कुछ भी होता है किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा, देन इन स्पेस विल बी एक्टिंग, और एक स्टेबल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट होगा तो प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन स्पेस सेक्टर वो भी बढ़ जाएगा। वो बढ़ जाएगा तो जो एफडीआई आपने रूल्स लिबरलाइज किए हैं उनका एक्चुअल में फायदा मिलेगा, एंड दैट इज व्हाई अ न्यू स्पेस लेजिस्लेशन इज नीडेड। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, है ना। बड़ा इंफॉर्मेटिव वीडियो था और इसमें 2-3 एस्पेक्ट थे जो हमने अच्छे से डिस्कस किए। अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।